हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी पंचायती राज पर होगी, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होगी। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन कहाँ से लिए गए? जो हमने बीपीओ का फुल टेस्ट 2 लिया था आपका, वहाँ से सारे क्वेश्चन पिक किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी लेवल का है और हर एक क्वेश्चन के एक एक पॉइंट से आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन से आपके 4 पॉइंट क्लियर होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। आप लोग देखोगे कि लास्ट तक आपका 20 से 25% रिवीजन हो गया सिर्फ एक क्लास से। प्लस आपको पता भी चल जाएगा कि हमारे यहाँ जो टेस्ट हो रहे हैं उनका लेवल क्या रहता है। कंटेंट आपके सिलेबस में से ही रहता है, लेकिन लेवल रहेगा कि वन लाइनर्स नहीं रहेगा, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ये टेस्ट भी आपका ओपन हुआ था, तो ऐप पर जीएस रिवॉल्यूशन आप सर्च करोगे, ऐप पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग दे भी सकते हो ये टेस्ट। प्लस जो लोग नए हैं वो जाके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बीपीओ की पूरी 90+ वीडियोज हैं, देख सकते हैं। सारी क्लासेज वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। यही अधिनियम है आपका मेन, ग्राम पंचायत अधिनियम इसको बोलते हैं, आपको पता होगा। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 वाला आपका दूसरा है। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया क्या क्या सही है। पहला, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 76 के अधीन पास किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, यूपी विधान परिषद में इसे 16 सितंबर 1947 को पारित किया था, यह भी सही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने इसे कब 5 जून 1947 को पारित किया। इन तीनों में से अब आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो तीनों सही हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन से आपके क्या हुए, इसके जितने भी फैक्चुअल थे डेट से रिलेटेड अधिनियम के, सारे क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे। अगला है, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 का विस्तार किन किन क्षेत्रों में नहीं है। क्षेत्र देख लो, बाद में मैं आंसर बताऊंगा और उसको डिस्कस करूंगा। नोटिफाइड एरिया और कैंटोनमेंट एक्ट के उपबंधों के अधीन। नोटिफाइड एरिया क्या होता है? जब कोई ग्राम इतना बड़ा हो जाता है, 5000 प्लस जनसंख्या, इसके बाद 400 इसका घनत्व हो जाता है, प्लस 75% जो मेल पॉपुलेशन है वो आपकी गैर किसी कार्यों में लिप्त रहती है, तो फिर वो नगर बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो डायरेक्ट उसको नगर नहीं बनाते हैं। नगर मीन्स उसको सिटी वाला क्षेत्र, नगर पालिका हो गया, है ना, वो क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, तो उसको पहले नोटिफाई करते हैं। तो नोटिफाइड एरिया हो गया एक प्रकार से गांव और नगर के बीच का क्षेत्र। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? कैंट आपने सुना होगा नाम। कैंट में क्या होता है, छावनी परिषद होती है, आर्मी के जवान वगैरह रहते हैं। ये आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाकी सारी चीजें आपकी राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, लेकिन कैंट रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, लेकिन एक प्रकार से नगर वाला क्षेत्र होता है, वो बोर्ड होता है। तो इसके अधीन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 के उपबंधों के अधीन नगर। तीसरा क्या है, संयुक्त प्रांत म्यूनिसिपालिटी एक्ट 1916 के अधीन म्यूनिसिपालिटी। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें ये आपका लागू नहीं होगा? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, एक प्रकार से इसे बोलो ग्राम पंचायत अधिनियम, ग्राम में हो आ गया इसमें, ठीक है, 1947 वाला। और क्षेत्र और जिला पंचायत अधिनियम अलग है। तो ग्राम पंचायत अधिनियम कहाँ लागू नहीं होगा? जहां जहां जो भी नगर वाले क्षेत्र हैं, जहां पर सिटी क्षेत्र है, नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं, वो सारे क्षेत्र इसमें क्या इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये सारे क्षेत्र क्या है, कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं, इसके बारे में आपको बताना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। धाराओं की बात हो रही, सारी इंपॉर्टेंट धारा है। इसकी धारा 2(4), इस अधिनियम की धारा 2(4) में किस चीज की बात की गई? जिला पंचायत की, ये ऐसा बोल रहा है। दूसरा क्या है, धारा 2(6) ग्राम सभा को परिभाषित करती है, और धारा 2(9) ग्राम को परिभाषित करती है, केवल ग्राम। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे। 2(4) में जिला पंचायत की परिभाषा दी गई, 2(6) में ग्राम सभा,
और 2 नाम है ग्राम को। जिसका भी अपडेटेड नहीं है, कहाँ कुछ गलती है, उसको अपडेट कर लें, तो सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक ही टेस्ट के सारे क्वेश्चन हैं पंचायती राज पर। अब सोचो, इस तरीके के आपके टेस्ट 5 टेस्ट भी हो जाएं तो पंचायती राज में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। और टेस्ट चल रहे हैं, अगला 4th टेस्ट आपका कल है संडे को। हर संडे को टेस्ट होते हैं। जिसे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो जाके ऐप पर जाए, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करे, ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज का बैच मिल जाएगा। चूंकि ये टेस्ट सीरीज सिर्फ ऐप पर चल रही है तो वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। ग्राम सभा के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? ग्राम सभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल अधिसूचना के माध्यम से ही की जा सकती है। बिल्कुल करेक्ट है, अधिसूचना द्वारा ही स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार ग्राम सभा बनाने के लिए ग्राम के मजरे को तोड़ सकती है। मैं बताता हूँ मजरा होता क्या। सपोज करो एक गांव है और उसकी जनसंख्या 4000 है। ग्राम सभा तो बोला था जहां तक संभव है 1000 की जनसंख्या पर ग्राम सभा बनानी है। अब चूंकि इसकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो भी इसके मजरे को तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें 4 ग्राम सभा बना देंगे, एक ही ग्राम सभा होगी जितनी जनसंख्या है। हाँ, अगर कम होती है, किसी की 350 है, किसी की 400 है और किसी की 250 है, तो ये क्या करेंगे, तीनों को मिला के एक ग्राम सभा बना देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा है तो उसके मजरे को तोड़ा नहीं जाएगा। इसमें बोला है तोड़ सकती है, तो ये गलत है। जब ग्रामों के समूह के लिए स्थापना हो तो सबसे बड़े ग्राम के नाम पर ही ग्राम सभा का नाम होगा। तो जब ग्राम सभा की स्थापना कई गांवों के समूह में हो तो जो सबसे बड़े गांव का नाम होगा उसी के नाम पर ग्राम सभा का नाम दर्ज होगा। ठीक है, उसी के नाम से जाना जाएगा। तो ये सही है और ये सही है, 1 और 3 सही हो जाएंगे। अगले उस पर चलते हैं। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए कौन से व्यक्ति अयोग्य नहीं होंगे? इस पॉइंट को पढ़ना जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि अगर एग्जाम में आ गए और जल्दबाजी में आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको यहीं से आदत बन जाए। वह व्यक्ति जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन 3 माह से अधिक सजा दी गई हो। बिल्कुल सही है। अगर आपको 3 माह से अधिक सजा मिली हो, आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल सर्विस एक्ट, एसेंशियल गुड्स एक्ट है ये, ठीक है, गुड्स एक्ट। एक सर्विस एक्ट भी होता है, सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, एस्मा लगा दिया जाता है। जब ज्यादा हड़ताल वगैरह होती है तो एस्मा लगा दिया जाता है। ठीक है, एक मीसा भी लगता है। लालू यादव ने इसी टाइम पे उनकी पुत्री का जन्म हुआ था तो उसका नाम भी रख दिया था मीसा भारती। ठीक है, तो एसेंशियल गुड्स एक्ट में क्या है, अगर इसके तहत आपको 3 माह से अधिक की सजा दी गई। इस एक्ट में होता क्या है कि अगर आप चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, जो वस्तु बहुत जरूरी है उनकी कीमतें बढ़ रही, जैसे दाल की बढ़ जाती है तो उन्हें सरकार एसेंशियल गुड्स में शामिल कर देती, टमाटर को शामिल कर देती, कभी कभी प्याज को कर देती, और उस टाइम आप इसकी कालाबाजारी कर रहे हो, भंडारण कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो कीमतें बढ़ेंगी, तो फिर ये एक्ट के अंतर्गत आपको सजा मिलेगी। विधानमंडल के सदस्य बनने हेतु योग्य नहीं हो, बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य नहीं है तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा। सिर्फ एक जगह छूट है कि विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष है और यहाँ पर 21 वर्ष है, तो उम्र के आधार पर नहीं रोका जाएगा, बाकी सारी चीज़ों पर रोक दिया जाएगा। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम के तहत अगर उसे 3 माह से अधिक की सजा दी गई हो तो भी क्या होगा, वो अयोग्य होगा सदस्य बनने के लिए, या दिवालिया हो, उस पर संगीन आरोप लगे हों जो गैर जमानती हों। अभी यहाँ पे आरोप लगे हैं, उसको सजा नहीं बोली गई, दोषी नहीं हुआ, तो क्या होगा, तब तो वो लड़ सकता है चुनाव। तो वही है कि इसमें क्या बोला गया था कि कौन सा व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा, तो सिर्फ ये आखिरी व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा, बाकी सभी अयोग्य होंगे। अगले उस पर चलते हैं। ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में उसे ग्राम के सामान्य निवासियों को, यहाँ पे उस होगा, उस ग्राम के सामान्य निवासियों को शामिल किया जाता है। ये तो आपको पता है। ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली क्या होती है, ग्राम सभा। जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके हो तभी आप वोटर बनोगे ग्राम सभा में, जब आप 18 वर्ष के हो चुके हो। अब उसमें जो सामान्य निवासी उनकी परिभाषा पूछेगी कि कौन कौन से व्यक्ति सामान्य निवासी होंगे। तो कोई व्यक्ति वहां का सामान्य निवासी होगा अगर उसका क्या, उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि वार्ड में किसी वार्ड में निवास या गृह पर स्वामित्व है,
अगला क्या है, मूल निवास स्थान से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति को सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। ये गलत है, क्योंकि ये अस्थायी रूप से अनुपस्थित है ना, स्थायी से होता तो माना जाता। तीसरा, संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं तो वो कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाहर ही रहते हैं, दिल्ली रहते हैं जब संसद का वो चल रहा होता है सेशन। तो अगर ये अनुपस्थित रहते हैं तो सामान्य निवासी तब भी माने जाएंगे। ये बिल्कुल सही है, इनको छूट मिली हुई है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो कथन 1 और 3 सही। अगले उस पर चलते हैं। ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली के बारे में कौन सा कथन गलत है, यहां पर गलत बताना है आपको। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम म्यूनिसिपालिटी या छावनी से संबंधित निर्वाचक नामावली में है तो वह पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा। पहला तो देखो सिंपल सा है, कोई भी व्यक्ति एक ही जगह वोटर होगा। अगर वो पंचायत में है तो वो क्या होगा, नगर पालिका वाले में नहीं होगा। एक पंचायत के 2 वार्डों में भी नहीं होगा, वो एक ही वार्ड में होगा। तो ये प्रतिबंध है। तो बिल्कुल सही है कि अगर एक जगह वो म्यूनिसिपालिटी या छावनी से संबंधित नामावली में है तो पंचायत की नामावली में नहीं होगा। अगले पे चलते हैं। कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा। ये सही है। कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो किसी भी समय निर्वाचक नामावली में शामिल हो सकेगा। इस पे बाद में आते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। निर्वाचक नामावली में कोई भी सुधार नामांकन की आखिरी तारीख समाप्त होने के बाद ना हो सकेगा। नामांकन की तारीख क्या होती है, जब चुनाव आ जाता है। चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नामांकन की एक तारीख जारी होती है। अगर वो तारीख खत्म होगी फिर सुधार आप नहीं करा सकते जब तक कि पूरी गिनती होगी, पंचायत का गठन ना हो गया। तो ये भी सही है, ये गलत है। 18 वर्ष की उम्र के बाद आप वोटर तो बन जाते हो लेकिन पूरे साल भर कभी भी नहीं बन सकते हो। पहले नियम ये था कि 1 जनवरी तक आपने 18 वर्ष, किसी भी वर्ष की 1 जनवरी तक अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो गई तो उस वर्ष में आपको 4 मौके मिलेंगे, 4 महीने में मौके आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये था। अब थोड़ा सा इन्होंने शायद चेंज किया है कि एडवांस में भी आप क्या कर सकते हो, 18 के होने वाले हो तो सूचित कर दोगे और आपका शामिल हो जाएगा। इसको एक बार देख लें अपडेटेड क्या है, एकदम लेटेस्ट। ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में कौन से कथन सही है। अब इसमें सारी बैठकें आ जाएंगी। देखो एक क्वेश्चन आपका सारी बैठकों की बात कर देगा। ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठक होंगी। बिल्कुल सही है, एक रबी की फसल पर होती है और एक खरीफ की फसल के बाद। असामान्य बैठक कब होगी, जब 1/10 सदस्य लिखित हस्ताक्षर द्वारा मांग करें। क्या ये सही है, इस पर बाद में आएंगे। तीसरा, बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की संख्या की 1/5 होगी। इसको भी देख लो आप, पहले आप लोग कम से कम सारे ऑप्शन पढ़ लो, इसके बाद आंसर की बात करते हैं। जब प्रधान को हटाने के लिए ग्राम सभा की बैठक हो तो बैठक की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों की 1/3 होगी। एक्चुअली ऑप्शन के जस्ट बाद आंसर इसलिए बताना होता है, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर बताते हैं तो फिर आपका वो एक्सप्लेनेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तो असामान्य बैठक कब होती है, जब 1/5 सदस्य यानी कि 20% सदस्य लिखित में दें बेहद प्राधिकारी को, तो फिर प्रधान को बैठक बुलानी ही पड़ेगी, 30 दिनों के अंदर बुलानी पड़ेगी। ये है, तो 1/10 ये वाला गलत हो जाए। बैठक की गणपूर्ति कितनी होगी, 1/5 ही होगी। कुछ किताबों में बहुत सारी जगह ये बैठक 1/10 दिया है, बहुत से स्टूडेंट हर जगह गलत करके आ रहे हैं, गलत नहीं करना है। ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति आपकी कितनी होती है, नॉर्मल गणपूर्ति आपकी 1/5 होती है, यानी कि 20%। 1/10 वगैरह विधानसभा, इसके बाद लोकसभा वगैरह में चलती है ना, राज्यसभा लोकसभा। अगला है कि प्रधान को हटाने के लिए अगर ग्राम सभा की बैठक होगी तो गणपूर्ति फिर आपकी कितनी, 1/5 नहीं रहेगी, फिर 1/3 चाहिए। तो ये सही हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो 1 3 4 सही। अगले उस पर चलते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों की सूचना के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। तीनों की बैठकों की बात हो रही, सारा यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना 5 दिन पहले देनी पड़ती है। ग्राम पंचायत मतलब प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य
बिल्कुल सही है, 5 दिन पहले ही देनी पड़ती है। अगला, ग्राम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पहले देनी पड़ती है, ये भी सही है। जिला पंचायत की बैठक की सूचना 10 दिन पहले देनी पड़ती है, ये भी सही है, वो भी पत्र के माध्यम से पते पे भेज देता है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली बैठक, आप लोगों को पता है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ग्राम प्रधान के खिलाफ भी, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के खिलाफ। तो अगर इसके लिए होने वाली बैठक है तो इसकी सूचना 30 दिन पहले देनी पड़ती है। क्या ये सही है? नहीं। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जब से दिया जाता है तो 30 दिन के अंदर क्या बैठक बुलाई जाती है, तो इसकी सूचना 15 दिन पहले देनी अनिवार्य है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएंगे। अगले, यदि कोई प्रधान सरपंच या सहायक सरपंच के रूप में कार्य की समाप्ति पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के सभी अभिलेख, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड्स, जो उसके पास कागजात हैं उसकी बात हो, धनराशि या अन्य संपत्ति अपने उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब जो अगला प्रधान आएगा, अगर अगला प्रधान नहीं आया, अगर अगला प्रधान नहीं आया तो नियत प्राधिकारी, नियत प्राधिकारी क्या है, कोई अधिकारी है ना, जैसे सहायक विकास अधिकारी, इनको सौंपने में असमर्थ रहता है उस टाइम लिमिट के अंदर, तो क्या होगा, या जानबूझ के, या तो उससे कोई चूक हुई या जानबूझकर करता है, तो उसे कितने वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 वर्ष तक की उसे सजा हो सकती है। अगले उस पर चलते हैं। ग्राम पंचायत के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? कौन सी धारा है? इसके अधिकारकृत 29 कार्यों की बात की है, विषयों की आप लोगों ने देखा होगा, किस धारा के तहत दिए गए? धारा 15। अगले उस पर चलते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों में से कौन कौन से कार्य शामिल है? अब देखो यहाँ पर सारे कार्य आ गए। ये टेस्ट उस लेवल के होते हैं कि आपका कोई भी एक टेस्ट इतना अच्छे से रिवीजन करा देता है कि टेस्टों से ही आपका पूरा रिवीजन हो जाना है, प्लस बहुत सारी ऐसी नई चीजें आप सीखते हो जो कहीं नहीं है। क्वेश्चन है कि पंचायतों के कार्यों में कौन कौन से कार्य शामिल है। पहला, लघु वन उत्पाद एवं लघु उद्योगों का विकास, बिल्कुल है। ईंधन और चारा भूमि का विकास, बिल्कुल है। पेयजल एवं ग्रामीण आवासों का विकास है। लघु सिंचाई जल व्यवस्था है। चिकित्सा और स्वच्छता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विकास, ये भी है। कौन कौन से नहीं है, ये क्या पूछा है, कौन कौन से कार्य शामिल हैं? 6 शामिल है। 7वां, क्या उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार शामिल है? नहीं है। तृतीयक सेवाएं मतलब ऑपरेशन वगैरह, क्या ये शामिल है? नहीं है। नियमित आधार पर ग्राम की जनगणना कराना, जनगणना हमेशा किसका विषय रहा है? केंद्र का। पहली बार बिहार गवर्नमेंट ने जनगणना कराई, कोर्ट ने रोक लगाई थी, फिर इन्होंने उसको सर्वे बोला, जनगणना नहीं बोली, और उसके पीछे तथ्य पेश किए, तब जाके इनको अलाउ किया गया था। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? 1 से लेके 6 तक, ए मान। अगला है, पंचायत क्षेत्र में किसी वन की व्यवस्था एवं उसका अनुरक्षण राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत को सौंप सकती है? तो अगर पंचायत क्षेत्र में कोई वन है और उसकी रक्षा करना है तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है वैसे, लेकिन वो अगर ग्राम पंचायत को सौंपना चाहे तो किस धारा के तहत सौंप सकती है? धारा 16। अगले उस पर चलते हैं। ग्राम पंचायत के अधिकार के बारे में कौन कौन से कथन गलत हैं? गलत पूछा गया, ध्यान रखना कि कौन सा ऐसा है कथन जो ग्राम पंचायत के अधिकार में नहीं आता। सभी सार्वजनिक सड़कें जो पंचायत क्षेत्र में आती हैं, सभी नहरें जो ग्राम पंचायत की सीमा में है, इसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे क्या? बताइए आप लोग। अगला है, पड़ोस के खेतों को क्षति पहुंचाकर सार्वजनिक सड़क, पुलिया अथवा पुल को चौड़ा कर सकती है पंचायत, ऐसा बोला गया। जल मार्गों को गहरा कर सकती है और यह नए पुलों एवं पुलियों का निर्माण कर सकती है। तो सी और डी आपका बिल्कुल सही है, ये तो है। इसमें पड़ोस के खेत, अगर आसपास क्षेत्र है उसको रोड को क्या करना है? चौड़ा करना है, तो क्या वो नहीं कर पाती? कर पाती, बिल्कुल। तो कम से कम क्षति पहुंचाकर वो ऐसा काम कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा क्षति पहुंचे तो वो पहुंचा सकती है, ठीक है, बट ये लिखा है कि कम से कम क्षति पहुंचाकर वो उसको काम को कर सकती है, तो सही है। सभी सार्वजनिक सड़कें और सभी नहरें, सभी नहरें नहीं आती, एक उत्तर प्रदेश नहर एवं सिंचाई एक्ट है, उसके तहत जो भी नहरें हो, चाहे वो पंचायत की सीमा में हो चाहे ना हो, ग्राम पंचायत में नहीं आएंगी।
तो ए वाला आपका गलत हो जाएगा, बी सी डी सही है। तो गलत ही पूछ रहा था, ये कौन सा कथन गलत है, तो ए गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं? देखिए एक क्वेश्चन आपका, ये वाले डाउट किसी के पास इनका सॉल्यूशन नहीं है, ना कोई टीचर दे पा रहा है ना स्टूडेंट के हो। जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके डाउट यहाँ से दूर हो जाते हैं, तो फिर वो होशियार बन जाते हैं। महीनों से नहीं पता चला है तो डाउट उनके डाउट ही बने रहे। पहला क्या है, जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचित होने से शुरू हो जाता है। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल उसके निर्वाचित होने से शुरू हो जाता है। क्या ऐसा होता है? इसमें सिंपल सा लगा लो, जिससे जनता डायरेक्ट चुनती है। जनता ने अगर डायरेक्ट चुना तो उसका कार्यकाल प्रथम बैठक से शुरू होगा। जिसे सदस्य जो होते हैं, यानी कि जनता ने सदस्यों को चुना, फिर सदस्य चुनेंगे उस व्यक्ति को, प्रमुख को। तो अगर जो जनता जिसे डायरेक्ट नहीं चुनती है, उन व्यक्तियों का कार्यकाल निर्वाचन होने से ही शुरू होगा। बस इतना सा समझ, यहां से अब आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है सबका कार्यकाल रहेगा तब तक, तो इन सभी का कार्यकाल अगर इन्हें राज्य सरकार नहीं हटाती है किसी बेस पर, तो जब तक इनकी पंचायत का कार्यकाल रहता है तब तक इनका रहता है कार्यकाल। ठीक, तो कार्यकाल की समाप्ति तो पंचायत की समाप्ति के साथ होती है, लेकिन कार्यकाल शुरू होने में अंतर है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल, चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष इनडायरेक्टली चुना जा रहा है, तो इसका क्या होगा, निर्वाचित होने से ही शुरू हो जाएगा, है ना। कुछ लोग प्रथम बैठक में कंफ्यूज होते हैं। सपोज करो कि प्रथम बैठक सदस्यों की होनी है ना, सदस्यों की प्रथम बैठक हुई तो सदस्यों का कार्यकाल शुरू हो गया। अब प्रथम बैठक में चुनाव ही नहीं हो पाया जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो इसका कार्यकाल कैसे शुरू होगा? तो ये तो जब से चुना जाएगा तब से इसका कार्यकाल शुरू। जिला पंचायत सदस्य, चूंकि जनता डायरेक्ट इसको चुनती है, तो इसका कार्यकाल प्रथम बैठक से शुरू होगा। तो इसमें क्या पूछा गया, उसके निर्वाचित होने के साथ शुरू नहीं होता। ये भी सही है और ए भी सही है। ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल निर्वाचित होने के साथ शुरू हो जाता है, ये भी सही है, क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली चुना जा रहा है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल उसके निर्वाचित होने के साथ शुरू हो जाता है। ग्राम प्रधान डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। जब डायरेक्ट चुना जाएगा तो प्रथम बैठक से ही इसकी काउंटिंग शुरू होगी। ये वाला गलत है। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका कार्यकाल उनकी पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये भी सही है। तो आपका 1, 2, 3 और 5 सही हो जाएंगे। ये वाला चौथा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा दिया। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन, जितने ये क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ना एक ऑप्शन आपका जरूर आएगा, क्योंकि इतने डिटेल में इन डेप्थ क्वेश्चन ये बनाए गए हैं कि इसके ज्यादा है ही नहीं, इनके पास स्कोप ही नहीं है पूछने के लिए। अगला है निजी कूप, तालाब, जलाशय, हौजकुंड जो ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आते हैं नए कुएं, तालाब, जलाशय, हौजकुंड। वो निजी है, मतलब किसी व्यक्ति खुद के, लेकिन ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और पड़ोसियों को ये दुर्गंध युक्त जान पड़ते हैं। तो इनकी साफ सफाई करने, मरम्मत करने, निस्तारित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। किस धारा के अंतर्गत दिया गया, ये पूछा है। तो ये धारा कौन सी हो जाएगी, 18 खा, कि अगर आपका खुद का भी है लेकिन पंचायत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य है ना, लोक स्वास्थ्य के आधार पर संविधान में सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं, युक्त प्रतिबंध। यहां तक कि वैसे तो आपके जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस होती हैं किसी धर्म की, प्रचार करना, जाना, भगवान की पूजा करना, प्रबंधन करना, और इस पर प्रतिबंध किसी और में नहीं है, लेकिन लोक स्वास्थ्य पर है। तभी आपने देखा होगा कोरोना जब आया था तो क्या हुआ था, सारे मंदिरों में जाना एंटी बैन कर दी थी, मंदिर बंद हो गए थे, पहली बार ऐसा हुआ था। तो लोक स्वास्थ्य के आधार पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध लगा सकता है राज्य, मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकारों को भी अधिकार दिए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त प्रांत अधिनियम 1947 के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, इस अधिनियम के बारे में कथन जान लीजिए। धारा 20 कई ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, विद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान करते हैं। बिल्कुल सही। अब देखो जितनी मुख्य मुख्य धाराएं सब आपको समझ में आ जाएंगी। धारा 22 क्या बोलती है,
ग्राम पंचायत द्वारा अध्यावेदन एवं सिफारिश करने का प्रावधान करती है, ये भी सही है। धारा 25 खा ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी के बारे में प्रावधान करती है, यानी पंचायत सचिव की बात हो रही। क्या ये करती है? ये धारा तो सबको पता होनी चाहिए, 25 का है, खा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। धारा 28 प्रावधान करती है कि ग्राम पंचायत के सदस्य एवं कर्मचारी जन सेवक होंगे। कैसे जन सेवक होंगे? जो उस टाइम पे पहले जो आईपीसी की धारा थी, आईपीसी जो आपकी थी ना, उस 1861 वाली, उसके बारे में बात हो रही थी, ठीक है, 1860 वाली। 1860 की जो इंडियन पीनल कोड है, उसमें जो जनसेवक की परिभाषा, उसके तहत इसे जनसेवक माना जाएगा। अब ये जनसेवक मानने से क्या होता था कि कोई मुकदमा वगैरह आप दायर कर रहे हो तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता था, थोड़ा इनको संरक्षण दिया गया। तो केवल 3 गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएंगे। तो 1 2 4 सही। अगले उस पर चलते हैं। भूमि प्रबंधन समिति के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? फिर से इंपॉर्टेंट है, पूरी भूमि प्रबंधन समिति आपकी यहाँ क्लियर हो जाएगी। इसकी स्थापना धारा 28 खा के तहत की जाती है। वृक्षों का पुनरीक्षण करना इसका कार्य है, तो पहला ये गलत हो जाएगा, 28 का के तहत स्थापना होती है। वृक्षों का पुनरीक्षण करना बिल्कुल इसका कार्य है। तो जो लोग भूमि संबंधित समझ रहे हैं कि भूमि प्रबंधक नाम है, तो ये कौन कौन से कार्य कर सकती है, यहाँ से पता चल जाएगा। हाट बाजारों मेलों का प्रबंध करना इसका कार्य है। तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास करना भी इसका कार्य है, तो ये भी सही हो जाएगा। गांव के जो संचार के साधन होते हैं, जो आप फोन वगैरह, टेलीफोन लाइन, कोई भी संचार का साधन हो, पत्र वगैरह, इनका विकास करना भी इसका कार्य है, ये भी सही है। गांव के लोगों पर कर लगाना इसका कार्य है, ये गलत हो जाएगा। तो पहला गलत हो जाएगा। पहला क्या था? धारा की बात हुई थी। और 5वां गलत हो जाएगा। तो 2 3 4 सही हो जाएगा। बाकी भूमि प्रबंधन समिति प्रधान आपको पता ही है। भूमि प्रबंधन या ग्राम राजस्व समिति से बोला जाता है, ठीक है। प्रधान इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है समिति का। और लेखपाल क्या होता है? सचिव होता है। आगे चलते हैं। अगर उसमें बोला जाए कि आपके पंचायत में 2 कार्यकारी संस्थाएं होती हैं, तो एक ग्राम पंचायत होती है, दूसरी होती है भूमि प्रबंधन समिति। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के बारे में कौन कौन से कथन गलत है? आपको गलत बताना है। किसी ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन का दिनांक का निर्धारण राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से करेगी। गलत बताना है आपको। पहले देख लो सारे ऑप्शन। पंचायत चुनाव के दिनांक का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, तो यहां पर कौन बोल रहा है? राज्य सरकार बोल रहे हैं, यहां राज्य निर्वाचन आयोग बोल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक नियंत्रण के अधीन रहते हुए पर्यवेक्षण होगा। यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करे, ये सही है। पंचायत के निर्वाचनों का दिनांक राज्यपाल महोदय के द्वारा जारी किया जाता। अब इन तीनों में आप लोग दिमाग लगाओ, यहाँ राज्यपाल बोल रहे हैं, यहाँ चुनाव आयोग बोल रहे हैं, यहाँ राज्य सरकार। एक ही सही हो सकता है। तो पहला सही है कि राज्य सरकार निर्धारण करती है पंचायतों के चुनाव की डेट, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा करती है। तो पहला सही हो गया आपका और तीसरा सही हो गया। 2 और 4 गलत हो जाएंगे। इसमें क्या पूछा गया? गलत पूछा गया। क्या कथन गलत पूछा गया? तो 2 और 4 आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ये भी ध्यान देना। ये पेड बैच की जानकारी है। अगर आप बीपीओ का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिंगल पीडीएफ आपको मिल जाएगी पंचायती राज पर, सिंगल पीडीएफ कंप्यूटर की मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे पंचायती राज पर। बहुत सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट हुए, टोटल 27 टेस्ट हुए, 15 + 12, और हर एक टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। और ये एक छोटे से टॉपिक पर ऐसे हैं पंचायती राज पर, स्कीम पर, ठीक है। फिर कंप्यूटर पर अलग से टॉपिक वाइज टेस्ट हैं 12, ये मिल जाएंगे आपको। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, वैल्यू एडिशन पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस क्लासेज मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल सारी क्लासेज पीडीएफ टास्क वगैरह करने का मौका मिलता रहता है, जिससे आप सुपर ग्रुप में जा पाओ, और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके डाउट क्लियर होते। फीस ये है, पे करना है आपको यहाँ पर, और इसके बाद स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज देना है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम में से किसी पर भी स्क्रीनशॉट भेज दोगे, थोड़ा वेट कर लेना, आप जोड़ दिए जाओगे। कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में किए गए नए संशोधन के पश्चात ये वाला थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जो आपको पिछली क्लास में कराया गया था उसमें संशोधन को ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है ना, कोई भी अधिनियम में संशोधन कर देते हैं, बाहर जानकारी नहीं। किसी बुक में पंचायती राज के बारे में 4-5 पेज से ज़्यादा की जानकारी नहीं, तो जैसे ही कहीं से कोई जानकारी निकलती है आपको अपडेट कर दिया जाता है। इसीलिए सबको बोला गया रेगुलर एटलीस्ट जितनी क्लासेज हुई हैं यूट्यूब पर वो जरूर देखो, इससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ में करेक्शन कराया गया है। ज़्यादा करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बट जहाँ पे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है वहाँ पर करा दिया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ था कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है ना, इन्हें बार बार चेंज किया जाता था, सरकार बदली चेंज कर दिया। तो अब सरकार ने क्या किया, इन्होंने योगी सरकार ने क्या किया, एक अध्यादेश लेके आए थे और फिर इन्होंने नियम चेंज कर दिए। अब अगर अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाना है तो वो निर्वाचन के 2 साल बाद ही लाया जाएगा, जैसा कि प्रधान के लिए लाया जाता है। पहले 1 साल था लेकिन अब 2 साल हो गया। एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ किसी भी वजह से, या तो वोट नहीं पड़े या गणपूर्ति नहीं हुई, तो अगला अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष पश्चात ही लाया जाएगा। ये भी सही है, प्रधान जैसा, ये दोनों चीजें प्रधान जैसी कर दी। एक चीज चेंज हुई है, लेकिन दोनों के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव तभी पारित हुआ माना जाएगा जब क्या होगा, वो मतदान करने वाले लोगों का 2/3 बहुमत से पारित हुए प्रस्ताव। ये भी सही है। आखिरी क्या है, अगर यह राज्य सरकार के द्वारा अपने पद से हटाए जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार को भी डायरेक्ट हटाने का अधिकार है। जो आपका पंचायती राज है इसमें सारे अधिकार राज्य सरकारों को ही है, समझ गए। तो अगर राज्य सरकार, जैसे ग्राम प्रधान को धारा 95 के तहत हटा सकती है राज्य सरकार, डीएम हटा सकता है सीधा, तो ऐसे ही क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक प्रमुख को भी डीएम हटा सकता है, ठीक। राज्य सरकार के पास रिपोर्ट भेजेगा और जब देखेगा कि हाँ तो हटा सकता है। तो इनको अगर हटा दिया गया, राज्य सरकार ने हटाया, तो ये 3 वर्ष तक पुनः निर्वाचित होने के पात्र नहीं रहेंगे, जबकि प्रधान 5 वर्ष तक पात्र नहीं रहता है। बस ये अंतर है दोनों। तो इसके चारों कथन सही हो जाएंगे। अगले उस पर चलते हैं। पंचायत हेतु आरक्षण के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं जो पंचायतों में आरक्षण है। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के स्थान का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। मैंने बताया था कि जो आरक्षण मिलता है, जैसे 330 से लेकर 335 तक आरक्षण से संबंधित ही प्रावधान है आपके संविधान में। 330 आर्टिकल लोकसभा में किसकी बात करता था, SC ST समुदाय के लोगों को आरक्षण की। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए, लेकिन ये खत्म हो गया, अभी आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण खत्म कर दिया। फिर 332 राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए और 333 राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों। 33 तक होगा। 334 में क्या है, ये अवधि कि जो भी आरक्षण है इसकी अवधि कितने साल तक होगा, अनलिमिटेड तो है नहीं, तो 10 साल 15 साल अपने हिसाब से ये लोग अवधि निर्धारित कर देते हैं, बाद में समय समय पर संशोधन के द्वारा बढ़ाते रहते हैं। तो 334 में ये अवधि की बात है। 335 में बोला है कि इनके दावों का भी ख्याल रखना है आरक्षण का, साथ में जो प्रशासन में दक्षता है उसका भी ख्याल रखना है, दक्षता प्रभावित ना हो। इसी दक्षता को बनाए रखने के लिए 50% की इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीमा निर्धारित की थी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है किसी वर्ष में, है ना, कुल सीटों के। तो 335 को बनाए रखने के लिए ही ये बात की थी। अब आ जाते हैं, तो 334 में अवधि की बात की गई, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 50% है क्या, ये नहीं हुआ अभी तक, ये 1/3 है, तो ये गलत हो जाएगा। महिलाओं के लिए क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार का आरक्षण दिया गया। क्षैतिज मतलब कुल पुरुष, मतलब कुल जनसंख्या में महिलाओं को बिल्कुल दिया गया 1/3। ऊर्ध्वाधर में क्या हो गया आपका, कि जो आपके आरक्षण ऑलरेडी है SC ST OBC के लिए, तो इनके अंदर भी इनकी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, तो दोनों आरक्षण का प्रावधान है बिल्कुल। SC ST के लिए आरक्षण जहां जनसंख्या के अनुपात में दिया गया, सही बात है। वहीं OBC के लिए आरक्षण इस अधिनियम में नहीं दिया गया, राज्य सरकार को छोड़ा गया कि आप अपने विवेक पर आरक्षण दे सकते हो, लेकिन इसकी सीमा 27% से ज़्यादा नहीं होगी, तो ये भी सही है। कौन सी सीटें आरक्षित होंगी और इसका निर्णय राज्य चुनाव आयोग लेता है, ये गलत है। कौन कौन सी सीटें आरक्षित होंगी, ये चक्रानुक्रम में आरक्षित होंगी और इसका निर्णय कौन लेता है, राज्य सरकार ये नियम बनाती है।
अगर विधानसभा और लोकसभा की बात होती तो आरक्षित सीटें देखते होगे, जो भी आरक्षित होती हैं वो परमानेंट होती हैं। तो वहां पर कौन करता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग बड़ा खतरनाक है, समझ गए। ये आयोग बनता है संसद द्वारा, कानून से बनता है, अधिनियम पारित करे, लेकिन एक बार ये बन गया ना किसी कोर्ट में इसको, इसके निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है, कहीं नहीं, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आयोग है। तो ये आयोग करता है लोकसभा विधानसभा की कौन सी सीटें आरक्षित होंगी। तो जब भी देखते हो कि जो सेफ सीट है वो हमेशा सेफ सीट रहती होगी। तो ये क्या हो गया, कौन कौन सा हो गया? ये पांचवा गलत हो गया आपका। पांचवा जहां जहां है वो गलत हो जाए आपका, 1 3 4 सही हो जाएगा। दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन कौन से कथन सही है बताना है। अगर प्रधान को राज्य सरकार द्वारा 95 के अंतर्गत हटाया जाता है तो वह हटाने की तिथि से 5 वर्ष तक पुनः निर्वाचित होने का पात्र नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया था कि प्रधान 5 वर्ष तक पात्र नहीं रहता है, और ब्लॉक प्रमुख प्लस जिला पंचायत अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट पंचायत अध्यक्ष, ये दोनों 3 वर्ष तक पात्र नहीं रहते हैं अगर डायरेक्ट राज्य सरकार हटाए। ब्लॉक प्रमुख को राज्य सरकार के द्वारा हटाया जाता है तो वह हटाने की तिथि से 5 वर्ष तक पुनः निर्वाचित होने के पात्र नहीं रहेंगे, ये भी सही है। जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाया जाता है तो वह 3 वर्ष की अवधि तक, ये गलत है। 1 मिनट, ये वाला गलत है, ये 3 वर्ष होगा। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष 3 वर्ष है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष अगर राज्य सरकार के द्वारा हटाए जाते हैं तो यह तीनों अगले 3 वर्ष तक पुनः निर्वाचित होने के पात्र नहीं होंगे, तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। प्रधान 5 वर्ष होता है, बाकी 3 वर्ष होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही, इसमें पूछा क्या गया था, सही पूछा गया था, और बाकी गलत। अगले उस पर चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की संपत्ति को बिगाड़ने का, यानी कि तोड़फोड़ करने का, विस्थापित करने का, कहीं और ले जाने का, या उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो इसके संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन, इसके विरुद्ध दंड का प्रावधान जो अधिनियम है उसकी धारा 88 में किया गया है। क्या ये सही है? एक बार धारा आप लोग रिवाइज कर लेना, जो जो यहाँ पर जिक्र हुआ। धारा 88 में जिक्र नहीं है, इसका धारा 99 में जिक्र है। इसके लिए व्यक्ति को जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा का प्रावधान है। क्या ये सही है? देखो, पंचायतों को सिर्फ जुर्माने का ही अधिकार दिया गया, तो जेल की बात हो ही नहीं सकती, ये भी गलत हो जाएगा। केवल अर्थदंड का प्रावधान है, बिल्कुल सही है, 1000 रुपये तक अर्थदंड लगा सकती है पंचायत। यदि किसी व्यक्ति ने काम में उपेक्षा, चूक के कारण संपत्ति को हानि पहुंचाई तो भी दंड का प्रावधान है, ये सही बात है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? 1 3 4। 1 मिनट। एक में तो धारा की बात 88 है, 99 में, तो एक भी गलत हो जाएगा, 3 और 4 सही हो जाएंगे बी में। ग्राम पंचायत का प्रधान या पंचायत के सदस्य उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी, मीन्स पंचायत का प्रधान है, सदस्य हैं, या कोई अन्य प्राधिकारी है। अब कहीं पर निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन वहां ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे हैं, उसे जाके देखना है पंचायत का निर्माण कार्य, तो उसी के बारे में बोला है कि इस निर्माण कार्य के निरीक्षण, उसकी माप करने या संपादन के लिए प्रवेश कर सकते हैं उस जगह पर। कौन कौन सी ऐसी दशाएं जिन्हें छोड़ के प्रवेश कर सकते हैं? तो पहले इन्होंने बोला है कि इस तरह के अधिकार का वर्णन संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 में किया गया है। फिर से धारा चेक कीजिए, वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हो क्या ये ऐसा है। अगर याद है तो बिल्कुल आंसर आना चाहिए। तो ये बात गलत है। कहाँ पर वर्णन किया गया है? 105 में। अगला, प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्य अन्य कर्मचारियों के साथ भी प्रवेश कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगला ध्यान से पढ़ना, वह सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच में भी सामान्यतः प्रवेश कर सकते हैं। सूर्यास्त तो सूर्योदय मतलब रात में है, ये तो गलत हो जाएगा। सामान्यतः बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी में भी कुछ कायदे हैं, पूछ के पूरी अनुमति लेके ही कर सकते हैं। किसी भवन में मनुष्यों के निवास गृह के रूप में अगर वह भवन प्रयुक्त होता है तो बिना उसकी सहमति के उस भवन में प्रवेश कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका प्रवेश करते समय वहां रहने वाले निवासियों की सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का उचित ख्याल रखा जाएगा, ये आपका क्या सही है।
तो ये कुछ क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो देख के भी समझ में आ जाता है कि ये सही है कि गलत है। तो ऑप्शन क्या, 3 गलत हो जाएगा और 4 गलत हो जाएगा। 3 4 जिसमें वो हटा दो, तो 2 और 5 सही हो जाएंगे। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं उसके अधिकारियों अथवा न्याय पंचायत के पदाधिकारी सेवकों के विरुद्ध कोई भी मुकदमा अगर दायर करना है, जो मैंने बोला ये लोक सेवक के तहत आते हैं, जब ये लोक सेवक हो जाएंगे तो इनके खिलाफ आप सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। तो इनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा दायर करने के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं, इसका वर्णन पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 106 में किया गया है। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही है। इस प्रकार के किसी भी मुकदमे को शुरू करने से पहले कम से कम 1 महीने का नोटिस देना अनिवार्य। अगर ये मुकदमा आपको शुरू करना है तो 1 महीने का नोटिस देना अनिवार्य है। क्या ये सही है? नहीं, 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। 60 दिन पूर्व आपको नोटिस भेजना होगा। इस प्रकार के किसी भी नोटिस में कार्रवाई का कारण इच्छुकवादी का नाम, जो कार्रवाई कर रहा है उसका नाम, उसके निवास गृह का पता इत्यादि दिया जाना आवश्यक है। बिल्कुल सही है ये भी। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इस प्रकार के किसी भी नोटिस को संबंधित व्यक्ति के हाथ में देना अनिवार्य है। ऐसा कहाँ होता है कि हाथ में ही देने जाओ, उसके घर पे चिपका सकते हो, ऑफिस में जाके दे सकते हो, किसी कर्मचारी के माध्यम से भिजवा सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 1 सही हो जाएगा और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 सही। अगला, यदि न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पालिका आदि के बीच में झगड़ा होता है, फिर से इंपॉर्टेंट है, तीनों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो इस संबंध में कौन कौन से कथन सही है, इसका वर्णन किस धारा में किया गया, ये बोल रहे हैं धारा 105 में किया गया। क्या ऐसा है? बिल्कुल गलत है, 109 में किया गया। इस प्रकार के किसी भी झगड़े में जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा। किसका निर्णय अंतिम होगा, उस पर तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। इस प्रकार के किसी भी झगड़े में नगर पालिका का जो सबसे ऊंचा स्तर होगा उसका निर्णय होगा। इस प्रकार के किसी भी झगड़े को न्यायालय के द्वारा निपटाया जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यायालय का हस्तक्षेप होता नहीं है, और इन सब का भी नहीं है। जो विहित प्राधिकारी है इसका निर्णय ही अंतिम होता है। विहित प्राधिकारी मतलब राज्य सरकार का आदमी। तो बस इस प्रकार के किसी भी झगड़े में विहित प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल 5। अगला है ग्राम पंचायत के अभिलेखों मतलब रिकॉर्ड्स, कागजात, इनकी रक्षा तथा रख रखाव के संबंध में कौन से कथन सही हैं, इसका वर्णन संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 में किया गया। क्या ये सही है? 109 का है। ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख ग्राम प्रधान के पास रहेंगे, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, पंचायत सचिव के कार्य पड़े होंगे, कर्तव्य पड़े होंगे। तो ये किसके पास होते हैं? सचिव के पास। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला, ग्राम पंचायत के अभिलेख पर ग्राम पंचायत की मोहर एवं सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बिल्कुल सही है, अभिलेख भी इसी के पास रहते हैं, मोहर ग्राम पंचायत की लगती है, लेकिन साइन सचिव के ही होंगे। आपने किसी भी कागज में देखा होगा कभी भी जनप्रतिनिधि के साइन नहीं होते। जनप्रतिनिधि के साइन सिर्फ और सिर्फ सरकार से जब पैसा मांगना होता है ना, या पैसा निकालना होता है, वहीं होते हैं, या कोई पास कराना हो सरकार से योजना बना के। लेकिन जब जनता को कोई सेवा देनी हो तो वहां पर साइन किसके होते हैं? सचिव वगैरह के। तो यहां पर ये अपने आप गलत हो जाएगा। तो 5वां अगर आप निकाल दोगे इसमें से तो 3 और 4 सही हो जाए। ग्राम पंचायत की कानून बनाने की शक्ति के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, पंचायत भी कुछ कानून बना सकती है, लेकिन क्या वो कानून बना सकती है, उसकी भी तो बात है, कि सिर्फ नियम बना सकती है। देख लेते हैं। ग्राम पंचायत कोई भी विधि नहीं बना सकती, वह केवल उप विधियां ही बना सकती है। ग्राम पंचायत, अगला ऑप्शन है, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम के तहत बनाए गए उपबंधों या उनके अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही उप विधियां बना सकती। पहला भी सही है, ग्राम पंचायत कोई कानून या विधि नहीं बना सकती डायरेक्ट। जो कानून राज्य सरकार ने बनाए हैं उसी के अंतर्गत ही वो कुछ नियम बना सकती है, उप विधियां बना सकती है उनको पालन कराने के लिए, लेकिन डायरेक्ट कानून नहीं बना सकती। दोनों सही हो जाएंगे। अगला है, ग्राम पंचायत विधियां भी बना सकती है, नियम भी बना सकती है, एक गलत हो जाएगा।
सार्वजनिक तथा ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति से बचाने के लिए ग्राम पंचायत नियम बना सकती है। ये सही है कि जो राज्य सरकार ने कानून बनाए उनका पालन कराने के लिए, उनको लागू कराने के लिए कुछ उपविधियां बना सकती है, कुछ नियम बना सकती है। लेकिन विधि अपने आप में नई चीज होगी। अगर विधि बनाने का अधिकार दे दें तो अपने आप में ये कई सारी विधियां नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? दूसरा, तीसरा आपका गलत है। तीसरा अगर निकाल दोगे इसमें तो 1 2 4 सही हो जाएंगे। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन कौन से कथन सही है, इसके बारे में बताना। धारा 95 में है कि अगर राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ने इस अधिनियम के द्वारा आरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में चूक की है तो राज्य सरकार लिखित आज्ञा द्वारा पालन करने के लिए कोई अवधि निश्चित कर सकती है। ये बोला है इसने। तो इस पे बात करते हैं। तो क्या ये धारा 95 में अभी मैंने बताया था किस चीज की बात की? धारा 95 में आपका प्रधान को हटाने की बात की है कि प्रधान में अगर देखेगा कि कर्तव्यों का सही से पालन नहीं हो रहा है, चीजें नहीं हो रही, तो वो प्रधान को, सदस्यों को हटा सकता है। लेकिन अगर उसको पालन कराना है, कोई आज्ञा है, कोई ऐसा काम है जिसमें हटाने की जरूरत नहीं, पालन कराना है, तो 95 काम है। तो पहला गलत हो जाएगा। अगर इस प्रकार की निश्चित अवधि में कर्तव्य का पालन नहीं होता है तो राज्य सरकार संबंधित ग्राम पंचायत को भंग कर देती है। शब्द पढ़ना है, देती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एक काम को बोला और अगर वो काम नहीं हुआ तो आपके पास दूसरा उपाय है ही नहीं, आप सीधा भंग कर दोगे? ऐसा नहीं होता। राज्य सरकार किसे बोलेगी? विहित प्राधिकारी को बोलेगी कि इतने समय के अंदर इसको आप पूरा कराओ, वो करा देगा, उसके पास अधिकार होते हैं। तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा आपका। अगर इस प्रकार की अवधि में कर्तव्य का पालन नहीं होता है तो राज्य सरकार विहित प्राधिकारी को नियत समय के अंदर कार्य करने का आदेश दे सकती है। सही है। और ये जो भी कार्य होगा गांव के फंड से ही होगा, तो ये भी सही है। तो कौन सा 3 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले उस पर चलते हैं। किसी ग्राम पंचायत के उधार लेने की शक्ति के बारे में कौन कौन से कथन सही है? ग्राम पंचायत को उधार चाहिए होते हैं तभी वो काम कराएगी। इस प्रकार का कोई भी उधार राज्य सरकार या उसके द्वारा नियत प्राधिकारी की पूर्वानुमति के पश्चात ही लिया जाए। तो जहां पर नियत या विहित प्राधिकारी की बात आ जाए और इसकी अनुमति की मैक्सिमम जगह मान लेना वो सही होगा, क्योंकि बड़े प्रतिबंध लगा रखे। इस प्रकार का कोई भी उधार किसी धनी व्यक्ति से लिया जा सकता है, ये बात सही नहीं। किसी व्यक्ति से कैसे उधार ले सकते हो? गलत हो जाएगा। इस प्रकार का कोई भी उधार विधि द्वारा स्थापित वित्तीय बैंक या किसी अनुसूचित बैंक से लिया जाएगा। अनुसूचित बैंक वो होते हैं जो आरबीआई एक्ट है आपका 1934, उसके तहत अनुसूची 2 में अनुसूचित हैं, जिसका वर्णन अनुसूची 2 में है। वो अनुसूचित होते हैं जितने भी कॉमर्शियल हैं, यानी कि वाणिज्यिक बैंक हैं, सब अनुसूचित ही होते हैं। आरबीआई मुख्य पर्यवेक्षक होता है। ठीक है। तो क्या इनसे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी उधार उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है। इस प्रकार के उधार लेने की शक्ति का वर्णन किस धारा में बोला गया? 32 में किया गया। क्या यह सही है? उधार लेने की शक्ति का वर्णन धारा 36 में किया गया। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। एक आपका 5वां गलत हो गया और एक दूसरा। तो 5वां जहां जहां है वो क्रॉस कर दो। 1 3 4 सही है। ऑप्शन दोनों सेम हो गए, 1 3 4 होगा। ठीक। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के बारे में कौन से कथन सही हैं? कथन बताना। बहुत सारी धाराएं आ गई इसमें। 5 काम है ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता का प्रावधान है। 11 खा प्रधान के निर्वाचन से संबंधित है। 12 खा कृषि संपदा। 15 ग्राम पंचायत के कृत्यों से। 28 का भूमि प्रबंधन समिति। 26 पंचायतों के सदस्यों के अधिकार से। 25 पंचायत सचिव से। बस यहीं से पकड़ लोगे 25 का, कई बार बताया पंचायत सचिव की बात है। 7वां देखो किसमें है? 7वां जहां जहां होगा एलिमिनेशन लग रहा है बड़े, उससे अगले जो टेस्ट बन रहे हैं अब उनमें एलिमिनेशन थोड़ा टफ कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 सही है। 7 और 8 आपका क्या है? सही नहीं है। 8वां क्या था? धारा 13 प्रधान एवं उप प्रधान के कार्यकाल से संबंधित है। आगे चलते हैं। यहां पर आज के आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी तरीके से आगे भी आप लोगों को
क्लासेज मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम पे, जहाँ पे लगेगा कि यहाँ ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है, यहाँ डाउट है स्टूडेंटों को, क्लास मिल जाएगी। ये सारी वही जानकारी, बाकी आप लोग भी शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।